वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आया हूं 64th यानी कि 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की सीरीज, और जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक का डिस्कशन देख चुके हैं, और अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 75 तक। और ये टोटल जो 150 सवाल हैं, टोटल 4 वीडियोज में आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, यानी इनमें से कौन सा वो ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और पांचवा तो सब में कॉमन होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पहला है ऑप्शन ए थैलेमस, दूसरा है ऑप्शन हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरेबेलम, और चौथा है मेडुला। मेडुला ऑब्लंगाटा की बात की जा रही है। तो आपको डिसाइड करना है और सही जवाब बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हाइपोथैलेमस। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और आप देखेंगे ये जो रीजन है यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, और यही तापक्रम रेगुलेट करने का काम करता है हमारे बॉडी का। तो जो हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है दिमाग के ही एक हिस्से से, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और ये चेक करते रहता है कि करंट टेम्परेचर कितना है, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का, जो कि अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये फिक्स नहीं होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ये एक एवरेज माना गया है। ओके, तो इसके बराबर रखने का कोशिश करता है। और यही एक बहुत बड़ा अंतर है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जबकि कोल्ड ब्लडेड का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। ओके, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका टेम्परेचर चेंज होते रहता है। चलिए, इतनी जानकारी काफी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, यानी सही कथन को चुनना है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं और 5वां एज यूजुअल कॉमन है। पहला है कि जो वेवलेंथ है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है रेड लाइट की, वो कम होती है वायलेट लाइट से। दूसरा है कि वेवलेट लेंथ जो है रेड की, वो ज्यादा होती है वायलेट से। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो तरंग दैर्घ्य है बैंगनी यानी कि वायलेट लाइट का, वो ग्रीन से ज्यादा होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि जो वेवलेंथ है वायलेट लाइट का, वो ज्यादा होता है येलो लाइट से। ये एक सिंपल सवाल है, अगर आपके पास इस चीज की कंसेप्ट है, आप अगर सही से उसके वेवलेंथ को समझते हैं तो। देखिए, आपके सामने एक पूरा इमेज नजर आ रहा है जहां पर कि इनका वेवलेंथ दिखाया गया है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो ये अल्ट्रा वायलेट की तरफ है, यानी कि जो बैंगनी के तरफ का जो वेवलेंथ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 400 नैनोमीटर्स लिखा हुआ है, जबकि जो इंफ्रारेड की तरफ है, रेड जो है उसका 700 नैनोमीटर्स लिखा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है इस ऑप्शन पर कौन सही बैठ रहा है। और आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यानी यहाँ लाल है दिख रहा है और ये 700 नैनोमीटर है, और बैंगनी यहाँ पर है जो कि 400 नैनोमीटर है। बिल्कुल बात सही है। और पहला स्टेटमेंट तो जस्ट इसका उल्टा था, वो गलत हो गया। तीसरा कहता है कि बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। नहीं, देखिए बैंगनी सबसे कम है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तीसरा भी गलत है। और चौथा कहता है कि बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है। नहीं, बैंगनी का सबसे कम है ना, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया 39 का ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं, और कहा जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा। ये हर बार बीपीएससी टेम्परेचर पर एक क्वेश्चन पूछता है, और इसके लिए एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला है C/5 इजकल टू F माइनस 32/9। और इस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दो दिया जो भी दिया गया है। जैसे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 40/5 इजकल टू F माइनस 32/9। अब ये 8 हो गया ना, और 9 8 72 होता है, तो 72 प्लस इधर आ गया 32, ये इजकल टू एफ। तो ये कितना हो जाएगा, 72 में 32 जोड़िएगा तो 104 हो जाएगा, और यही इसका मान हो जाएगा। यानी 40 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब हो गया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। और यहाँ कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। आपसे यूनिट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पावर का। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में रिपीट हो चुका है, और आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा बीपीएससी में देखेंगे कि रिपीट होते रहता है। ओके, अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वॉट। और यहाँ पर आप समझेंगे
कि इसकी सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आप जब इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरीके से खरीदने जाते हैं दुकान पे तो पूछते हैं कि कितने वॉट का है, यानी कितना पावर कंज्यूम करता है। जनरली आप ऐसे बल्ब को देखते हैं कि 100 वॉट का होता है, और जो सबसे छोटी बल्ब होती है जो कई लोग रात में सोते टाइम जलाते हैं तो वो कहते हैं कि 0 वॉट का होता है, लेकिन वैसा नहीं है, वो 5 वॉट का करीब बल्ब होता है। यानी कि अगर वो ये वाली बल्ब है, अगर 100 वॉट वाली, अगर ये 10 घंटे जलाई जाए तो ये टोटल जो है ना 1000 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि 1 किलो वॉट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसको 1 यूनिट एनर्जी कहते हैं। और इसी का जो भी रेट होता है 3 से 5 या 8 रुपए, ये चीज है। तो अब ये पावर कंजम्पशन घटाने के लिए ही हम लोग CFL और LED के बल्ब का यूज करने लगे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, और ये इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर के बारे में बोला जा रहा है। ये मीटर नहीं, मोटर है। ओके, मो है मोटर। क्या काम करता है? तो देखिए, एक आप जब भी पढ़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह कि उसमें टरबाइन होता है, टरबाइन घूमता है, उसमें डायनेमो जुड़ा होता है। तो वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर क्या है कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे कि जिसे ये सीलिंग फैन या टेबल फैन या बहुत तरीके के और उपकरण घूमने का काम करते हैं जिनमें मोटर लगा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और ये भी सवाल बीपीएससी का फेवरेट है। बीपीएससी कई बार ऐसे सवाल घुमा घुमा के पूछ लेता है, कभी जनरेटर से रिलेटेड, कभी मोटर से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 यहां कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पानी का कंटेंट कितना होता है। ओके, नियरली या अबाउट 70%, करीब 70%, या 20 से 30%, या 10 से 20%, या 30 से 40%, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब आपको इसका सही जवाब सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आप वक्त लीजिए और सोचना जरूरी भी है। ओके, तो देखिए मैं बताता चलूं आपको कि जो मानव का शरीर होता है वो बहुत चीज पर डिपेंड करता है। ओके, देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा वेरी करता है एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लेकिन औसतन यही देखा जाए कि नियरली 60 से 70% जो है ना वो पाया जाता है बॉडी में, कंटेंट है, फ्लूइड है वाटर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी लगभग 70% पानी हमारे शरीर में पाया जाता है। वो हर फॉर्म में है। आप देखेंगे कि जो भी हमारी सेल्स हैं जो काम कर रही हैं, तो ये इंटरसेलुलर फ्लूइड में है, ब्लड में है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, हर जगह वाटर तो प्रेजेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन 65th में भी रिपीट हुआ था कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, नापी जाती है? द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। अब देखिए यहां पर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो उसके लिए वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यहाँ आमीटर यूज किया जाता है। ये देखिए, यही दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे अपने घर में भी तो जो आमीटर होगा उसमें ए लिखा होता है और वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है। यहाँ पूछा जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी आमीटर। ओके, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यानी मेन कंपोनेंट क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, ये पूछा गया है। अब ये बीपीएससी का बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, और बीपीएससी इसमें अपने हिसाब से आंसर लेता है। यही काम वो 64th में भी किया था और 65th में भी। तो ये क्वेश्चन देखिए, मेन कंपोनेंट लिखा हुआ है, यहाँ प्लूरल में तो पूछा नहीं था इन्होंने, ठीक है। तो वैसे आप देखें कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका 76% तो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ई लिया था, यानी एक से अधिक, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब कुछ होते हैं, और यही मुख्य घटक लेकर बीपीएससी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई माना है, 64वीं में भी और 65वीं में भी। आगे अगर आता है तो आप भी ऑप्शन ई ही लगाना। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को आप जानते हैं, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो धरती पर आए हैं, पैदा हुए हैं, उनमें से ये एक हैं। लेकिन इनको किस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है ये पूछा गया है। क्या रिलेटिविटी यानी
आपेक्षिकता के लिए, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन मॉडल के लिए, या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि सहती एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक बात के लिए। बहुत सारे लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। ओके, क्योंकि जनरली लोग नहीं जानते हैं, और जिस बात के लिए लोग आइंस्टीन को जानते हैं उस बात के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ओके, तो इनको मिला है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ओके, तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था for his service to theoretical physics and especially for his discovery of the law of photoelectric effect। और ये बेस्ट जाने जाते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस के फॉर्मूला यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए। ओके, लेकिन इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज 1921 में मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? ऑप्शन है सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी नाभिका। ओके, जो केंद्र में होता है, केंद्र। यहाँ पर क्या सही जवाब होगा आपको सोचना है, और सही जवाब आप सोचिए, जवाब दीजिए। आसान सवाल है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन कहने का मतलब क्लास 8, 9, 10th में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। जब हम 65th का डिस्कशन कर रहे थे या करेंगे, तो आपको वहां पे सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा। वहां वो क्लोरोप्लास्ट वगैरह से रिलेटेड पूछा गया था, हालांकि वहां पर भी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने दिया है, यानी सेल से क्वेश्चन तो ये पूछते ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 कि एड्स किसके वजह से होता है? निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? यानी उसका वो पूछ रहे हैं कि कौन सा जर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। जैसे वाटर, क्या वाटर से एड्स फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है क्या? वायरस से फैलता है क्या? या फंगस से? कैसे फैलता है एड्स, आपको बताना है। और इस तरीके से आप सही आंसर जानते हैं कि ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन सी, और वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, जबकि बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। तो एड्स है ये वायरस से फैलता है। अब आप एक सूची तैयार करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं वो किस वजह से होती हैं, क्या विषाणु से होती हैं, जीवाणु से होती हैं, फफूंद से होती हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। और ऐसा सवाल हर बार बीपीएससी पूछ रहा है, 2 बार एड्स के बारे में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का माप किस चीज से किया जाता है? यानी which instrument is used to measure humidity? आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, या हाइग्रोमीटर, या पायरोमीटर, या लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता मापते हैं ना। यहां देखिए ये हाइड्रो और ये हाइग्रो लिखा गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ये हाइग्रोमीटर आपके सामने नजर आ रहा है, और उसी से मापते हैं कि नमी कितना है हवा में, आर्द्रता कितनी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यही हाइग्रोमीटर है। इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं चाहिए, इतना जानकारी काफी है। दाब, दाब की ये जो इकाई वाली सवाल है, ये भी बीपीएससी रिपीट कर चुका है, और यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या न्यूटन मीटर, या न्यूटन, या फिर न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी आप कितना प्रेशर अपना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वही ना होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया के लिए स्क्वायर मीटर। यही इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी खास एरिया में, क्षेत्रफल में कितना दाब पड़ रहा है, ये कितना आप उस पर दबाव बना रहे हैं, यही तो पूछा गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, और यहां कहा गया है कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश के त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी? यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमण मेड अ 3-day विजिट टू विच नेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2018?
तो ऐसे सवाल आपको समझ आने चाहिए। अभी आपके रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, किन किन देशों के दौरा पर राष्ट्रपति जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। इंडिया किन किन देशों के साथ कौन से एग्रीमेंट साइन कर रहा है, कोमकासा, लेमुआ, या ऐसे जो भी अग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं दुनिया भर में, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन और चीन। हालांकि उस समय के करेंट्स का क्वेश्चन है, आज इसका कोई अहमियत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने ऑंग सांग सू की से मानद नागरिकता वापस ले ली? यानी कि किसी देश ने ऑंग सांग सू की, जो कि ये इनकी पार्टी वापिस से म्यांमार में जीती है, तो ये ऑंग सांग सू की ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, तो इनको किसी देश ने हॉनररी सिटीजनशिप दिया था। लेकिन जिस तरीके से वहां के रोहिंग्यों पर जुल्म ढाया गया, इसको देखते हुए इनको काफी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और इनकी जो वो अवार्ड दी गई थी वो भी वापस ले ली गई, ये हॉनररी सिटीजनशिप जो अवार्ड की गई थी। तो ये ऑनररी सिटीजन छीनने वाला कौन सा देश है? यूएसए, या यूनाइटेड किंगडम, या नॉर्वे, या कनाडा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, 53। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नाफ्टा का मतलब तो पहले पता होना चाहिए ना, तब हम आगे बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी जो अटलांटिक ओशन है, तो इसके अगल बगल के ही देश इसमें आएंगे जो इसके मेंबर होंगे। और ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, या नॉट पूछा गया है। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको और यूएस में से आपको सही जवाब बताना है, या ऑप्शन ई है इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है ये नाफ्टा का सदस्य नहीं है। नाफ्टा के बारे में पता अगर आपको मैं जानकारी दे दूं, थोड़ी जानकारी, तो इसके मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। और ये जनवरी 1, 1994 को इफेक्ट में आया था। बात मतलब 2018 के सितंबर की है, जब यूएस, मैक्सिको और कनाडा एक अग्रीमेंट पर आते हैं कि वो रिप्लेस कर देंगे नाफ्टा को विथ यूएसए मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यानी उसका नाम बदल के वो यूएसएमसीए कर देंगे। ओके, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। ठीक, चलिए इतना जानकारी काफी है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौता हस्ताक्षर किया? With which nation India has signed an agreement mobilize your city in September 18? अब ये उस समय के करेंट्स का क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं ऑप्शन बताता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 55। अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, अब ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, ने किस देश में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? ये उस समय का करेंट्स हो गया। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, या इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मॉरिशस। भाषा वगैरह पर भी बीपीएससी के सवाल आए हैं, और ये खरोष्टी के बारे में पूछ चुके हैं, लिखा दाहिने से बाएं जाता है, बाएं से दाहिने, ऐसा सवाल था। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइन डिक्शनरी पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लेटेस्ट साइन डिक्शनरी है उसका कौन सा संस्करण है। यानी ऐसे चीजों पर बीपीएससी का ध्यान है, निगाह है, आपको भी निगाह रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56। अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया? यानी व्हिच नेशन इनेक्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन इन अगस्त 2018? और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिंगापुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड किंगडम। अब ये उस समय के करेंट्स हैं, तो अभी चर्चा करने का विशेष कोई फायदा है नहीं। सवाल नंबर 57। यहां पूछा गया था कि 2017 में संपन्न राष्ट्रीय चुनाव में ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है इमर्सन मनगवा, अगर मैं सही ढंग से इन्हें प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, तो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे?
यानी कि आप इस सवाल से ये समझ सकते हैं कि ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो ये मंगांगवा साहब जो हैं ये जिम्बाब्वे के राष्ट्राध्यक्ष चुने गए। तो 57 का सही जवाब ऑप्शन सी। अगर आप जिम्बाब्वे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देश है जिम्बाब्वे और इसकी राजधानी है हरारे। क्वेश्चन नंबर 58 कि किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया। काफी चर्चित था ये न्यूज, क्योंकि 2 साल से लगा, अगर कहीं पर इमरजेंसी हटता है तो इंपॉर्टेंट है। और इसका करेक्ट आंसर है टर्की। ओके, टर्की। आप जानते हैं टर्की जो है इसको सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं और आजकल ये काफी चर्चाओं में रहता है। अपने कुछ कम्युनल मतलब जो ये इस तरीके के वहां पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं इनके वजह से। क्वेश्चन नंबर 59 जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया। यानी ये भी एक इमरजेंसी का ही सवाल था, आपातकाल, और ये भी इमरजेंसी का ही सवाल था। Which of the following nations declared emergency due to polio outbreak in June 2018? पापुआ न्यू गिनी या फिजी या फिलीपींस या माली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पापुआ न्यू गिनिया। ओके, पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं इसको। और ये पोलियो से बहुत कम ही देश जो है अभी प्रभावित हैं, बाकी जगहों पर इस पर कंट्रोल पाया जा चुका है। भारत करीब करीब पोलियो मुक्त हो चुका है, जिसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन का सिस्टम लाया गया था। ये एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है। भले ही ये हाथ पैर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम का बीमारी है, ये पता रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं और ये भी करेंट्स का क्वेश्चन है कि 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता। तो ये क्रिकेट इंथुजियास्ट के लिए तो काफी आसान सवाल है, सभी इसका जवाब जानते हैं, 7वीं बार। तो ये आईपीएल वगैरह हो रहे हैं, तो आखिरी आईपीएल कौन जीता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, आईपीएल कितने बार हुए थे, पहला कितना हुआ, पहला कब हुआ था, विदेश में कब कब हुआ है, ये थोड़ा डेटा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से इंडिया के अंदर आईपीएल नहीं खेला गया। इसके लिए भारत के बाहर का डेस्टिनेशन चुना गया था और इस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर तो पूरी टैली पूछ दी गई थी, मेडल की लिस्ट पूछ दी गई थी कि 18th यानी 18वें एशियाई खेल 2018 में, मतलब जो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में हुआ था, तो भारत ने टोटल कितने इसमें अवार्ड्स जो है वो बैग किए थे, मेडल्स कितने बैग किए, पूछ दिया गया कि टैली आपको बताना है, सोना कितना, चांदी कितना, कांस्य कितना और कुल पदक कितना। तो कुल पदक की लिस्ट तो एकदम बराबर दी गई थी, यानी इससे कोई डिसीजन नहीं लेना था। सोना का भी नंबर फिक्स दिया गया है, यानी इससे भी आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। चांदी और कांस्य, यानी आप इतनी छोटी बारीकियों को अगर याद रखते हैं तब आप बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, ये बात बीपीएससी बताना चाह रहा था। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी 15 सोना था, चांदी के 24 और 30 कांस्य के, और सब मिला के हो गए 69। क्वेश्चन नंबर 62, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है, यानी पहली इंडियन एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी जिसने बायोफ्यूल का यूज किया एटीएफ के रूप में, यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के रूप में। जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर इंडिया या स्पाइस जेट। ये काफी न्यूज में रहा था और ये क्वेश्चन आना लाजमी था। इसका करेक्ट आंसर स्पाइस जेट है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। ये भी करेंट्स का क्वेश्चन कि जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है, यानी इसके लिए कितना वर्ल्ड बैंक के तरफ से एक अमाउंट जो है ग्रांट के रूप में अप्रूव किया गया। 5000 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़ या 8000 करोड़। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 6000 करोड़। तो जो भी इस तरीके के ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, सॉफ्ट लोन मिलते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले, ब्रिक्स बैंक से मिले, आईएमएफ से अगर रिलेटेड कोई स्कीम है या उनकी कोई अगर रिपोर्ट आती है, सब न्यूज में रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर study group, continuous low rainfall for many years was the cause of fall of Indus Valley civilization। यानी कहा गया है कि लगातार कितने वर्षों
से अगर सही ढंग से बारिश ना होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, ये आईआईटी खड़गपुर के एक रिपोर्ट से पता चलता है। एक अध्ययन दल ने ऐसा कहा था। तो ये बताना है आपको कि 600 साल, 700, 800 या 900 साल। अब ऐसे सवालों का मुझे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं समझ आता है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, 900 ईयर्स की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि फेब 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है। देखिए, आप अब इन चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछा जाता है एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट और कभी कभी ट्री कवर पूछ दिया जाता है। तो ऐसे चीजों में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो आपको देखते रहने पड़ेंगे इसके लिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, 65 और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, 24.40%। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्ष के साथ मानवीय रिश्ता यानी भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की। यानी कि इन जनवरी 2018 which Indian state allowed people to establish a humanitarian relation with trees, यानी कि आप भाई बहन के तौर पर एक पेड़ को अपनाइए, उसकी मतलब सेहत का ध्यान रखिए ताकि आप एफोरेस्टेशन में, ग्रीनरी लाने में नेशन को कंट्रीब्यूट करें एक तरीके से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी करेंट्स का क्वेश्चन कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये जो सर्वे है में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सर्वेज के रिपोर्ट्स टॉप के बाद बॉटम, इंडिया में कौन रहा, बिहार में कौन रहा। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण है, इस बार का लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस बार बिहार में पटना की क्या स्टेटस है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 1 से 10 लाख तक, सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सतारा, महाराष्ट्र। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, नागरिक क्षेत्र की नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं कि सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया। और ऑप्शन दिए गए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो भारत में इतनी बड़ी आबादी है, कुछ भी अगर महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं सरकार की तो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर जाती हैं। और इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं हम अगले सवाल पर, और क्वेश्चन नंबर 69 है। यह भी करेंट्स का क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्था ने देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया था। काफी न्यूज में रहा था और हर एक मैगजीन, बड़े से लेके छोटे, सबने इसे कवर किया था। और इसका करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी, वडोदरा, गुजरात। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। ये पूछा गया था कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जिमेक्स 2018, इसका संबंध किसके साथ है, यानी ये किन किन देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। तो करेंट अफेयर में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालावार हुआ तो कहाँ हुआ, किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, या और भी जैसे बहुत हैं जो कि हर बार ही पूछ लिए जाते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया का किस देश के साथ होता है, ऐसे चीजों पर फोकस होना चाहिए। और जिमेक्स का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जापान भारत की 9 सेनाओं के युद्ध अभ्यास से। ओके, यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मैरीटाइम, ईएक्स से एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, मैरीटाइम हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी डिलीट कर दिया था, यानी हटा दिया गया, इसका इवेल्युएशन नहीं किया गया। क्वेश्चन ये था कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु स्पेल जो है ना, अब देखिए उस समय न्यूज में 2 तरीके के एक्रोनिम चल रहे थे, एक है VAYU और एक WAYU। तो बीपीएससी जो पूछा था वो WAYU पूछा था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में। तो ये जो इंस्टॉल किया गया सितंबर 2018 में, वो किस शहर में, इस तरीके से ऑप्शंस थे चेन्नई, अमृतसर, दिल्ली और वाराणसी। लेकिन बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, कहा कि इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर दिल्ली होना चाहिए,
कि हाँ यह कहां पर एस्टेब्लिश किया गया, तो न्यू दिल्ली में जो मुबारका चौक है वहां की ये न्यूज थी। हालांकि क्वेश्चन डिलीट हो गया, बात ओवर। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं और यहाँ बात हो रही है बिहार के करेंट अफेयर की, कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग Chief Minister Sri Nitish Kumar launched more than 750 development schemes at Begusarai and Khagadiya district on 6th of January 2018. विकास यात्रा के तहत या विकास सर्वेक्षण यात्रा के तहत या नव सृजन योजना 2018 के तहत या विकास समीक्षा यात्रा के तहत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास समीक्षा योजना के तहत, विकास समीक्षा यात्रा के तहत ये जो भी स्कीम्स है उनका शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, हालांकि श्री सुशील मोदी जी इस बार के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनके जगह पर इस बार 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप उनके आंसर्स को सर्च करें और कम्युनिटी ऑप्शंस में पोस्ट करने का काम करें, लोगों के साथ करेंट अफेयर में डिस्कशन इस तरीके से करते रहिए। ओके, तो श्री सुशील मोदी जी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? और ऑप्शंस दिए गए मोतिहारी, मुंगेर, पटना या आरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें यानी 106th स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? यानी कि ऑन 22nd of March 2018 who unveiled the book नील के धब्बे on the occasion of 106th बिहार डे इन पटना? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। अब ये 2018 के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 75 और आज का आखिरी सवाल यहाँ पर पूछता है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, यानी कि जो क्या कैपेसिटी है इंडिया के मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का, जो कि बना है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं 9000 हॉर्स पावर, 10,000 हॉर्स पावर, 11,000 हॉर्स पावर या 12,000 हॉर्स पावर। तो बिहार से रिलेटेड ये न्यूज है क्योंकि बिहार के मधेपुरा में लोकोमोटिव इंजन ये तैयार किया गया है लोकोमोटिव फैक्ट्री में, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 12,000 हॉर्स पावर का ये तैयार किया गया था। अब मेरा आपसे सवाल है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, ये आपको बताना है। ये आप बताएंगे मुझे, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है अभिनव _सर। ओके, और आप मुझसे जुड़िए, वहां हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, तो इस तरीके से आप इंटरेक्ट करते रहिए मुझसे। और यहाँ पर सारे आंसर की दे दी गई है, ये ऑफिशियल आंसर की का हिस्सा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर चुका हूंगा। लेकिन अगर मन में आपके कोई भी दुविधा है, कोई भी डाउट है, तो आप बेहिचक doubt.studyiq@gmail.com पर लिखिए या आप इन नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।